हेलो हेलो। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। सो बिलीव करिए खुद पर और अपने गोल अपने नीट एग्जाम की तरफ फोकस्ड रहिए। ऑल द 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी को बैलेंस करके चलते रहिए। ठीक है, इक्वल टाइम देते रहिए। जहां पर भी जितना टाइम रिक्वायर है पर सब्जेक्ट के लिए बात आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी विथ द चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को आगे ले चलते हैं। हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम पर 4 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हैं कंप्लीट कर लिया है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में पहला माइटोकॉन्ड्रिया। बिफोर मैं माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करूं उसके पहले लाइसोसोम से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है मेरे माइंड में चल रहा है। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लाइसोसोम मेंशन कर लेते हैं, फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सो यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू लाइसोसोम। डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू लाइसोसोम 4 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं। पहला सुनिएगा, पहला है जो है यहां पर लोडिंग ऑफ रेसिडुअल बॉडी। लोडिंग ऑफ रेसिडुअल बॉडीज ड्यू टू फेलियर ऑफ इफेगी। अगर रेसिडुअल बॉडी इफेगी नहीं परफॉर्म कर पाया, फेल हो गया एक्सोसाइटोसिस, तो जो रेसिडुअल बॉडी है जिसमें वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल प्रेजेंट है, उसका सेल में लोडिंग होता गया, कलेक्शन होता गया। दिस रिजल्ट्स इन एजिंग ऑफ सेल। दिस रिजल्ट्स इन एजिंग ऑफ सेल। सेल्स जो है बिफोर टाइम ओल्ड होता जाएगा, एजिंग ऑफ सेल। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लूं, लिवर का सेल या मसल सेल, लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स। सो बिफोर टाइम एजिंग ऑफ सेल्स का ओल्ड होना, इट इज बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ एक्सोसाइटोसिस इफेगी ऑफ द रेसिडुअल बॉडी। दूसरा मैंने यहां पर मेंशन किया एब्सेंस ऑफ इफेगी। एब्सेंस ऑफ इफेगी, अगर रेसिडुअल बॉडी इफेगी नहीं किया, एब्सेंस ऑफ इफेगी, इट कॉज्ड पॉलीनेफ्राइटिस। पॉलीनेफ्राइटिस, मैं यहां पर डिजीज के नेम्स मेंशन कर रहा हूं, क्या कैरेक्टर है, क्या फीचर है, क्या सिम्टम है। नन ऑफ आवर बिजनेस राइट नाउ। कहीं ना कहीं जो है डिजीज के सिम्टम आपको जो है स्ट्राइक करेगा नियर फ्यूचर। मैंने क्या बोला, माल फंक्शनिंग, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। सो malfunctioning या improper work of lysosome की वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं, जिसमें मैंने मेंशन किया है जैसे एक है दिस अर्थराइटिक जॉइंट्स, गाउट डिजीज होता है, और एक है लंग फाइब्रोसिस। अगर लाइसोसोम में एंजाइम्स एब्सेंट है, ड्यू टू lack of enzymes, due to absence of enzyme, due to deficiency of enzymes in the lysosome by birth, approximate 20 different type के congenital disease होते हैं। congenital disease by birth मेंशन करते हैं यहां पर 20 different types of congenital disease caused due to absence या deficiency of lysosomal enzymes। लाइसोसोमल एंजाइम, अगर ड्यूरिंग बर्थ लाइसोसोम में जो एंजाइम होने चाहिए वो एंजाइम नहीं है, तो समवेयर 20 डिफरेंट टाइप के कंजेनाइटल डिजीज बाय बर्थ जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं यहां पर मेंशन करूं, जो है हंटर सिंड्रोम एक आ गया, हंटर्स सिंड्रोम मैंने मेंशन किया, फार्बर्स डिजीज,
मैंने यहां पर मेंशन किया नाइमेनपिक डिजीज, नाइमेनपिक डिजीज मेंशन किया। मैंने यहां पर मेंशन किया प्लोव डिजीज, नॉट प्लोव, पॉम्पे डिजीज, इट्स पॉम्पे डिजीज। मैंने यहां पर मेंशन किया एक जो है गाउचर्स सिंड्रोम, गाउचर्स सिंड्रोम, और एक है यहां पर टे-सैक्स सिंड्रोम। टे-सैक्स सिंड्रोम खतरनाक डिजीज है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इन द लाइसोसोम बाय बर्थ। ये सारे डिजीज और सिंड्रोम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बायोकेमिकल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है एंजाइम्स है ही नहीं। ये जो गाउचर्स डिजीज वगैरह है ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म के एब्सेंस की वजह से होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइसोसोम में उससे रिलेटेड एंजाइम्स ही एब्सेंट है। So this was the diseases due to lysosome loading की वजह से इफेगी नहीं हुआ, improper functioning हुआ, deficiency of enzymes की वजह से। बताइए प्लीज, थोड़ा देख लीजिएगा, माइंड में रखिएगा, कहीं ना कहीं जो है आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड जो है कंटेंट जो है आपको फ्यूचर में मिल सकता है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर विथ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो हेडिंग लिया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया। 1880 के आसपास साइंटिस्ट कोलिकर ने फॉर द फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया इन द फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, सो इन 1880 साइंटिस्ट है कोलिकर डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन इंसेक्ट। साइंटिस्ट अल्टमैन ने इनिशियली माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर, अल्टमैन इनिशियली नेम्ड एज बायोप्लास्ट, और बायोप्लास्ट को कन्वर्ट किया माइटोकॉन्ड्रिया टर्म में, साइंटिस्ट का नाम है सीबेंडा 1886 में। सो यहां पर मेंशन किया मैंने साइंटिस्ट सीबेंडा 1886 गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। नीड योर अटेंशन, all the mitochondria present in single cell collectively called chondriome, collectively called chondriome। मेंशन कर रहा हूं all mitochondria of single cell, it is called chondriome। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया बिलोंगिंग टू सिंगल सेल को मैंने कॉन्ड्रियोम नाम दिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल माइन्यूट सेल ऑर्गेनेल है। लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो सिंपली ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा, हमें इसको जो है स्टेन करना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज या ऑब्जर्व करने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज ट्रीटेड विथ जेनस ग्रीन बी, इस टेम का नाम है। तो मैं इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। सो मैंने क्या बोला यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मॉल सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मॉल सेल ऑर्गेनेल टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप it is stained with genus green bee, जेनस ग्रीन बी स्टेम का नाम है। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हमें इसका जो है ऑब्जर्व करना है तो लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सो टू स्टडी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइट माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। मेंशन कर लेते हैं, टू स्टडी अल्ट्रा स्ट्रक्चर
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। समझते रहेगा प्लीज। मैंने क्या बोला, अगर मैं साइज की बात करूं ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो साइज में इसका जो है डायामीटर, साइज में डायमीटर रेंज करेगा 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, और इसका लेंथ रेंज करेगा जो है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर तक। समझिएगा प्लीज। साइज स्मॉल है, जेनस ग्रीन बी की वजह से हम इसको स्टैंड करके ऑब्जर्व करेंगे। शेप की बात करें तो मोस्ट फेमस शेप फॉर द अकरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो शेप ये इधर सॉसेज शेप का होगा और सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप मोस्टली होता है। कहीं कहीं पर ओवल और इलोंगेटेड स्पिंडल शेप का भी मेंशन होता है। ठीक है, कैन बी ओवल, कैन बी फिलामेंटस शेप का, इलोंगेटेड शेप का भी हो सकता है। वेल मोस्ट अकरिंग शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप का है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड होता है सेल के मेटाबॉलिज्म पर। जो सेल में मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, एनर्जी डिमांड हाई है, वहां पर भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मुझे बताइए प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास होगा? ऑफ कोर्स एनिमल सेल के पास, बिकॉज प्लांट सेल तो स्टेशनरी है, लीस्ट मेटाबॉलिज्म, प्लांट को अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, तो मेंशन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला यहां पर रिलेटेड टू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बोला यहां पर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल्स, मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। समझिएगा प्लीज। प्लांट सेल हैज लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर्ड टू एनिमल सेल्स, ठीक है, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने रखा मसल सेल्स, मैंने रखा ब्रेन सेल्स, स्पर्म सेल्स, बिलो सीलिया एंड फ्लैजिला, तो सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड सेल, और इंटेस्टाइन का एपिथेलियम सेल, सो एपिथेलियल सेल ऑफ intestine have more number of mitochondria, समझते रहिएगा, ये कुछ डेटा है। एंड कैन आई से फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ बर्ड्स दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया found in flight muscle cells of birds। जल्दी से बताइए एनिमल में ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा? वही अपना पुराना एक्सेप्शन मैच्योर, अंडरलाइन। इनिशियली जब आरबीसी फॉर्म होता है इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया, बट जैसे जैसे मैच्योर होता है ऑन मैच्योरिटी माइटोकॉन्ड्रिया लॉस्ट हो जाता है। तो क्या मैं बोलूं माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, ठीक है। सो मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ये कुछ डेटा थे, जो सेल जितना ज्यादा काम करेगा उस सेल को उतना ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा। द सेल हैज मोर सीलिया के जो है इन एसोसिएशन विद सीलिया, इन एसोसिएशन विद फ्लैजिला, मसल सेल, ब्रेन सेल, जहां पर जितना ज्यादा एनर्जी का डिमांड है वहां पर उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कुछ एल्गी हैं जैसे सिंगल सेल एल्गी, नाम है माइक्रोस्टेरियास या क्लोरेला फस्का, इनके पास केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मेंशन करता हूं मैं, ठीक है। सो एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, सिंगल सेल
single cell algae like microsterias, and chlorella fusca. Microsterias and chlorella fusca have one mitochondria. माइटोकॉन्ड्रियम सिंगुलर में बोल सकते हैं, वन माइटोकॉन्ड्रियम सिंगुलर टर्म है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इंसेक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। अल्टमैन ने बायोप्लास्ट इनिशियल नेम दिया था, देन सीबेंडा ने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया। टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड टू सिंगल सेल को कॉन्ड्रियम नाम दिया। स्मॉल इन स्ट्रक्चर है, सो लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हमें विजुअलाइज ऑब्जर्व करना है, आई हैव टू स्टेन इट विथ जेनस ग्रीन बी। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, हमें डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करना, आई नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन मैंने साइज, शेप और नंबर से रिलेटेड बातें किया। ये कुछ डेटा इंट्रोडक्शन क्लियर है। जो है स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्ट्रक्चर, बड़ा मजा आएगा स्ट्रक्चर समझने में। ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया समझिएगा अच्छे से। मैंने क्या बोला, structurally mitochondria it is surrounded by two membranes. Mitochondria it is double unit membrane bound cell organelle. Outer membrane continuous smooth जो है फ्रीली परमिएबल नेचर का है। इनर मेम्ब्रेन ये फिंगर लाइक इनफोल्ड के फॉर्म में होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। थोड़ा देखिएगा अच्छे से यहां पर। सो मैंने बोला ये है एक माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन इट हैज फिंगर लाइक इन फोल्ड्स। फिंगर लाइक इन फोल्ड्स, थोड़ा खींचा जो है, टर्न हुआ, बाजू से फिर से इनफोल्ड, ये थोड़ा खींचा मेम्ब्रेन को जो है इनफोल्ड किया, एकदम बाजू से ही आउटफोल्ड किया, अगेन खींचा, इनफोल्ड किया, बाजू से आउटफोल्ड, बाहर आया, खींचा, अंदर गया, बाजू से ही बाहर आया। सो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन का, समझते रहिएगा। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा देखिए तो सही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू एक्वस चैम्बर। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक चैम्बर है और दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये बड़ा सा चैम्बर। सो द चैम्बर, द एक्वस चैम्बर प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इट इज कॉल्ड पेरी mitochondrial space. It is also called intermembrane space. Intermembrane space. Outer membrane it is smooth, continuous, freely permeable. आगे मैं आपको लिखवाऊंगा। Inner membrane it shows finger-like infolds. Finger-like infolds of the inner membrane को हम नाम देते हैं क्रिस्टे। हम यहाँ पर नाम दिया क्रिस्टे। Below the inner membrane, there is a semi-fluid matrix of the mitochondria. There is semi-fluid aqueous chamber of the mitochondria. Below the membrane, जो semi-fluid material है of the mitochondria, this is called matrix, filled with homogeneous matrix. तो इसको हमने बोला matrix. Matrix represent inner chamber. Present all over the inner membrane. Need your attention here please. Present all over the inner membrane as well as over the cristae. There are millions of racket shaped. There are millions of pin shaped lollipop like structure जिसको हम नाम देते हैं oxysome. So present all over the inner membrane equally spaced. Present all over the inner membrane equally spaced. There are approximate 10 raised to 4 to 10 raised to 5 रैकेट या लॉलीपॉप या
पिन लाइक स्ट्रक्चर, और इस रैकेट या लॉलीपॉप या पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, हम नाम देते हैं F0 F1 पार्टिकल, हम नाम देते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, सो यहां पर है ऑक्सीसोम, इसको हम जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी नाम देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसको जो है हम F0 F1 पार्टिकल नाम देते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। साइंटिस्ट के नाम पर फर्नांडेज मोरान पार्टिकल नाम देते हैं, फर्नांडेज मोरान पार्टिकल्स। दिस रिप्रेजेंट एटीपी सिंथेटेज, जो आगे मैं लिखवा दूंगा। नाउ नीड योर अटेंशन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच के चैम्बर या स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अंदर के चैम्बर एक्वस चैम्बर को मैट्रिक्स, जो होमोजेनस जो है सेमी फ्लूइड मटेरियल रिप्रेजेंट करता है। इन द मैट्रिक्स, सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स देयर आर मेनी एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या काम करते हैं, बात की बात है। सो यहां पर मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट है, और सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स देयर इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए व्हिच इज rich in G triple bond C. Suspended in the matrix there are जो है 70S ribosomes suspended या present in the matrix. There are mRNA, rRNA and tRNA. समझिएगा। So in the matrix there is 70S ribosomes. In the matrix there are RNAs, messenger RNA, rRNA and ribosomal RNA and transfer RNA, and there is presence of nucleoid DNA. There is presence of circular double strand DNA rich in G triple bond C. ठीक है, जो टोटल डीएनए का, जो टोटल सेलुलर डीएनए का 1% डीएनए फॉर्म करेगा। सो सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम मैंने बनाया, आउटर इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड एवरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया। यहां इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पर भी एसोसिएटेड होंगे। बहुत सारे पॉइंट लिखवाऊंगा। इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल द थिंग्स मैं रिप्रेजेंट करूंगा। प्लीज थोड़ा डायग्राम देखिएगा, अगर आपको पता हो तो थोड़ा जो है, अगर आपको मन कर रहा है, थोड़ा ऐसे थोड़ा सा अगर लग रहा है ठीक ठाक है, थोड़ा तारीफ तो कर दीजिए। क्या डायग्राम बनाया, क्या बात है दुबे जी। बात आगे ले चलते हैं। मैंने यहाँ पर जो जो चीजें रिप्रेजेंट किया, डायग्राम अपने सामने रखिएगा। वन बाय वन मैं सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। ठीक है, सो बात आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिया मैंने मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, membranes of mitochondria या covering of mitochondria. So mitochondria is surrounded by two membranes. Mitochondria is surrounded by two membranes, two coverings. It is surrounded by two membranes, two coverings. दोनों मेम्ब्रेन का केमिकल कंडीशन, स्ट्रक्चरल कंडीशन अलग होता है। समझिएगा प्लीज यहां पर अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Thus can I say mitochondria represent double membrane bound cell organelle. Outer membrane of mitochondria it is continuous smooth in nature. ठीक है, whereas inner membrane of mitochondria it shows finger like in folds. Can I say outer membrane of mitochondria का surface area कम होगा, inner membrane of mitochondria due to infold surface area ज्यादा होगा. So mention किया मैंने has less surface area and due to infold it has more surface area. थोड़ा समझिएगा, यहां पर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बात पकड़ना प्लीज, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज रिच इन फॉस्फोलिपिड एंड ग्लिसरॉल. सो इट इज रिच इन फॉस्फोलिपिड एंड नॉट ग्लिसरॉल, कोलेस्टेरॉल.
phospholipid and cholesterol, having 60% protein, having 60% protein and 40% lipid. यहां इनर मेम्ब्रेन में आई नीड योर अटेंशन, प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इज हाई. इनर मेम्ब्रेन it has 80% protein, it has 80% protein associated with inner membrane. There is 20% lipid and 80% protein. Outer membrane has not पहले inner membrane also has special protein associated with it जिसको हम बोलते हैं कार्डियोलिपिन. special protein called कार्डियोलिपिन्स. ठीक है, ये करता है कार्डियोलिपिन. इट इज इन्वॉल्व इन सेलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ आयंस. ठीक है, कार्डियोलिपिन परफॉर्म्स या रेगुलेट ट्रांसफर ऑफ आयंस. ठीक है, सो स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कार्डियोलिपिन एसोसिएटेड विद इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. यहां पर मैंने मेंशन किया कार्डियोलिपिन एब्सेंट. कार्डियोलिपिन्स एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फेंकने वाला हूं, प्लीज कैच करिएगा. रिलेटेड टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एसोसिएटेड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर लार्ज साइज पोरिन प्रोटीन्स. देयर आर पोरिन प्रोटीन जिनके पास पोर्स होता है. सो यहां पर दिस आउटर मेम्ब्रेन हैज पोरिन प्रोटीन्स. ठीक है, और पोरिन प्रोटीन एब्सेंट होता है यहां पर. पोरिन्स एब्सेंट रिलेटेड टू इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये मोर सेलेक्टिव होता है, मोर सेलेक्टिव या मोर परमिएबल होता है. तो मेंशन कर लेता हूं, इट इज फ्रीली परमिएबल. इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर. और ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. ठीक है, और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहां पर, एसोसिएटेड विथ आउटर मेम्ब्रेन देयर आर फ्यू एंजाइम्स वेयर एसोसिएटेड विथ इनर मेम्ब्रेन देयर आर कंपैरेटिवली मोर एंजाइम्स. मेंशन करता हूं एक पॉइंट में, ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे ले चलता हूं. मैंने क्या बोला, लेस enzymes are associated with outer membrane. यहां पर more enzymes are associated with inner membrane. Need your attention, outer membrane ये expand और relaxation नहीं कर सकता. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है नेचर आउटर मेम्ब्रेन में एब्सेंट है. इनर मेम्ब्रेन वो श्रिंक हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है, आगे कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट करूंगा. सो इट कैन नॉट एक्सपांड एंड श्रिंक. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ठीक है, एक्सपांड कर सकता है, श्रिंक कर सकता है जो इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपाउंड एब्सेंट होते हैं. इनर मेम्ब्रेन के पास साइटोक्रोम के नाम पर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो मेंशन करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर एब्सेंट. ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स का नाम है साइटोक्रोम. फ्यूचर में मेंशन होगा ये. साइटोक्रोम के बारे में भर भर के हम रेस्पिरेशन चैप्टर में भी सुनेंगे. प्रेजेंट होता है इन एसोसिएशन विथ इनर मेम्ब्रेन. पॉइंट समझा? तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ कंटिन्यूअस, पोरिन का प्रेजेंस होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता है. आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल ज्यादा होगा. आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड जो है 40% और प्रोटीन 60% में होगा. पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन का लेस होगा एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, उसके पास जो है कार्डियोलिपिन्स होता है, सरफेस एरिया मोर होता है, एंजाइम एसोसिएशन जो है इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड मोर होता है. 80% तक प्रोटीन होगा एंड 20% लिपिड होगा. दिस वाज द डिफरेंसेस बिटवीन आउटर एंड
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से डायग्राम में देखिए और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करिएगा डायग्राम से रिलेटेड। कोई पॉइंट जो ना समझा हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज समझ के रखिएगा। बात को आगे ले चल रहा हूं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डिवाइडेड इनटू टू एक्वस चैम्बर। मेंशन करता हूं मैं यहां पर, तो मैंने क्या बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ two membranes, due to presence of two membranes, mitochondria divided into two aqueous chamber। फ्री नहीं रहेंगे, वाटर फील्ड रहेगा, वाटर के साथ और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगे। टू aqueous chamber। सो मैंने क्या बोला समझिएगा प्लीज। ई है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर स्मूथ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, और बिलो द आउटर मेम्ब्रेन देयर इज फिंगर लाइक इनफोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर, टू कैविटीज। ई है आउटर aqueous चैम्बर, outer aqueous chamber it is present between outer and inner membrane। need your attention, it is present between outer and inner membranes of mitochondria, and this outer aqueous chamber it is called perimitochondrial space, called perimitochondrial space। it is called इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का फंक्शन जो है रेस्पिरेशन चैप्टर में पता चलेगा, कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन करता है, कैसे क्या काम होगा बात की बात है। और ये यहां पर मैंने मेंशन किया इनर aqueous चैम्बर, इनर aqueous चैम्बर इट इज प्रेजेंट बिलो द इनर मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट below the inner membrane of mitochondria, or this represent inner membrane, this represent homogeneous solution of mitochondria called matrix। it is called matrix of mitochondria। ठीक है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो कैविटी है, एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का एरिया या स्पेस, और दूसरा बिलो द इनर मेम्ब्रेन। बात आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा बात आगे ले चलते हैं। हमने मेम्ब्रेन की बातें कर लिया, मेम्ब्रेन की वजह से दो चैम्बर्स बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्ड, फिंगर लाइक इनफोल्ड क्रिस्टे के फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टे के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मैंने क्रिस्टे उठाया, जल्दी से बताइए व्हाट क्रिस्टे रिप्रेजेंट। इट रिप्रेजेंट फिंगर लाइक इनफोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो क्रिस्टे रिप्रेजेंट finger like infolds of inner mitochondrial membrane, inner mitochondria membrane। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली एंगेज है एनर्जी प्रोडक्शन में, तो वहां पर फिंगर लाइक इनफोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन मोर एंड मोर होगा, की वजह से क्रिस्टे का नंबर ज्यादा होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया रेस्टिंग स्टेज पे है, लेस एक्टिव स्टेज में है, तो वहां पर जो है इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे कम होगा, जिसकी वजह से जो है क्रिस्टे इनफोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन कम होगा, क्रिस्टे का नंबर कम होगा। सो ये है एक माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा देखिएगा प्लीज। और ये है दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है रेस्टिंग स्टेज में है, लेस एक्टिव स्टेज में है, तो यहां पर इनर मेम्ब्रेन का एक्सपांशन ज्यादा रहेगा, की वजह से क्रिस्टे का नंबर कम रहेगा। और यहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली एंगेज है, जिसकी वजह से क्रिस्टे का नंबर ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा प्लीज। सो मैंने बोला यह है रेस्टिंग स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लीस्ट एक्टिव स्टेज या लेस एक्टिव स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेस एक्टिव स्टेज। सो माइटोकॉन्ड्रिया लेस एक्टिव स्टेज में है, तो क्रिस्टे विल बी लेस इन नंबर। और यहां पर मैंने बोला इट रिप्रेजेंट एक्टिव स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
तो यहां पर नंबर ऑफ क्रिस्टे मोर होगा, क्रिस्टे विल बी मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, समझिएगा प्लीज। सो ये फिंगर लाइक इनफोल्ड को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टे, ठीक है। एसोसिएटेड विथ क्रिस्टे देर आर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, और रहेगा क्रिस्टे कुछ और है ही नहीं, क्रिस्टे कुछ और है ही नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो क्रिस्टे इक्विवेलेंट टू इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पर और क्रिस्टे इवन कंसीडर कर रहा हूं कि ऊपर रहेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीसोम, जिसको हम अलग से बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं यहां पर, क्रिस्टे इट कंटेन्स, क्रिस्टे इट कंटेन इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीसोम्स, एंड ऑक्सीसोम्स। एक प्रोसेस है, नियर फ्यूचर जब मैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया समझाऊंगा तो वहां पर भी मेंशन करूंगा। रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ए क्रिस्टे इट इज इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन दिस क्रिस्टे इट परफॉर्म्स प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मेन स्ट्रक्चर जो पार्टिसिपेट करता है वो तो ऑक्सीसोम होता है, जिसको मैं आगे मेंशन करने वाला हूं। क्रिस्टे के लैंग्वेज में ये वाला जो है फंक्शन इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टे के ऊपर होता है लास्ट स्टेप, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि क्रिस्टे is nothing but inner membrane का enfold, inner membrane as well as over the crystal there are electron carrier molecules। ये मैं inner membrane के लैंग्वेज में भी मेंशन कर चुका हूं, बात आगे ले चलता हूं मैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन का इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, बातें कर लिया। अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हमने इनर एक्वस चैम्बर बोला, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स की बातें करते हैं। मैट्रिक्स इट रिप्रेजेंट्स होमोजेनस सॉल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट रिप्रेजेंट्स homogeneous semi-fluid component of mitochondria, present below inner membrane, present below inner mitochondria membrane। नीड योर अटेंशन प्लीज। इस मैट्रिक्स में ऑल द केमिकल कंपाउंड सस्पेंडेड होंगे। इस मैट्रिक्स में एंजाइम्स होंगे, बहुत सारे सुगर्स होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, फैटी एसिड वगैरह होंगे। इस मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होगा डीएनए, राइबोसोम और आरएनए। मेंशन किया जाता है यहां पर, मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, enzymes for Krebs cycle, ये हाईलाइट करना मस्ट है। वायरस मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट अपना सुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब यहां पर आ गए। आयंस वगैरह भी रहेंगे। एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल रहेगा। इट आल्सो हैड सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो कि G ट्रिपल बॉन्ड C रिच होगा। इट हैज mRNA, इट हैज rRNA, इट हैज tRNA, इट हैज 70S राइबोसोम्स, समझिएगा प्लीज। ये मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, उसका फिंगर लाइक इनफोल्ड को हमने बोला क्रिस्टे, और बिलो द इनर मेम्ब्रेन देयर इज होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसको मैंने बोला जो है मैट्रिक्स। दिस रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, ribosomal RNA and transfer RNA. This matrix also contains enzyme for Krebs cycle,
रेस्पिरेशन का एक मेन स्टेप जो है, रेस्पिरेशन का एक मेन स्टेप है क्रेब्स साइकिल। थोड़ा बहुत हाईलाइट करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। क्रेब्स साइकिल जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी नाम देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स हैज एंजाइम्स फॉर Krebs cycle, which is also called tricarboxylic acid, which is also called TCA, tricarboxylic acid cycle। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में तो इसकी बातें डिटेल में होंगी। सो आउटर और इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर aqueous चैम्बर, देन क्रिस्टी के अंदर आ गया मैट्रिक्स, द होमोजेनस मास ऑफ सेमी फ्लूइड कंपोनेंट। बताइए बताइए जल्दी से बताइए, हम इतनी बातें कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड। बात आगे बढ़ाते हैं। ऑक्सीसोम, द रैकेट शेप, द लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं, द circular double stranded DNA of mitochondria, the circular double stranded DNA of mitochondria जो कि guanosine ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन रिच होता है, G ट्रिपल बॉन्ड C रिच होता है, it forms 1% of total DNA of cell, total DNA of cell। याद रखिएगा 70S टाइप का राइबोसोम, और तो क्या मैं बोलूं 70S टाइप के राइबोसोम की वजह से सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन खुद बना सकता है। ये हम जो है इनका रिक्वायरमेंट डीएनए, आरएनए और राइबोसोम के रिक्वायरमेंट क्यों है इन द माइटोकॉन्ड्रिया हम आगे मेंशन करवा देंगे। मैं नेक्स्ट यहां पर स्टेप चल ले रहा हूं, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, I need your attention, full attention here please। ऑक्सीसोम it represent pin like, head pin like या hair pin like या better to say racket shaped lollipop like structure। पर सुनिएगा, racket shaped या lollipop like structure, racket shaped या lollipop like structure present over inner membrane, present over inner membrane of mitochondria as well as over the cristae, over the cristae, ठीक है। Can I say there can be 10⁴ से लेकर 10⁵ ऑक्सीसोम इक्वली स्पेस्ड प्रेजेंट हो सकता है। सो इक्वली स्पेस्ड 10⁴ से 10⁵ ऑक्सीसोम्स, ठीक है। 10⁴ से 10⁵ ऑक्सीसोम कैन बी प्रेजेंट in one mitochondria, समझिएगा अच्छे से समझिएगा प्लीज, in one mitochondria। बात आगे ले चल रहा हूं, ये है यहां पर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फिंगर लाइक इनफोल्ड को मैंने क्रिस्टे नाम दिया, और क्रिस्टे के जो है इनर मेम्ब्रेन के नीचे देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स ऑल ओवर द हेड, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ऑल ओवर द इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज ओवर द क्रिस्टे देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ 10⁴ से लेके 10⁵ रैकेट शेप या हेयर पिन लाइक या लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया उनके नाम पर फर्नांडेज मोरान पार्टिकल भी नाम देते हैं, ठीक है। फर्नांडेज मोरान पार्टिकल भी नाम देते हैं। थोड़ा बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, समझिएगा प्लीज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये मैंने बनाया एक माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो स्टोरी मैं बताने वाला हूं रिलेटेड टू ऑक्सीसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन जो है सरफेस एरिया ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनफोल्ड। मैंने इत्तू से पार्ट को जूम आउट किया, समझिएगा प्लीज, मैंने इत्तू से पार्ट को जूम आउट किया। सो समझिएगा ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जैसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ई है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ने फिंगर लाइक आउटफोल्ड किया है, सॉरी इनफोल्ड किया है।
फिंगर लाइक इनफोल्ड। सो ये हो गया फिंगर लाइक इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अगेन ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, थोड़ा बताइएगा ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनर मेम्ब्रेन के नीचे ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया, इनर मेम्ब्रेन के नीचे का ये सॉल्यूशन, कैन आई से इट इज रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स। तो ये हो गया मैट्रिक्स। सो इसको मैंने बोला ई है आउटर मेम्ब्रेन, ई है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जल्दी से बताइए आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? कहना इसे आउटर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म होगा, तो ये हो गया यहां पर साइटोप्लाज्म, और ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन का ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी फेस, साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ इनर मेम्ब्रेन का एक लेयर है, और ये है एम फेज मैट्रिक्स की तरफ का जो है लेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया। तो सुनिएगा, क्या मैं इसको बोलूं जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझिए, थोड़ा ध्यान तो दीजिए। अरे यहां देखिए, ये जो एरिया ऑक्युपाई है ड्यू टू इनफोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ये जो एरिया ऑक्युपाई है ड्यू टू इनफोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन, ये इनफोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। तो क्या मैं बोलूं ये क्रिस्टे का स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा, विद इन, इंट्रा क्रिस्टल या इंट्रा क्रिस्टे स्पेस, इंट्रा क्रिस्टे कैविटी। बताइए प्लीज, समझना। अब थ्रूआउट inner membrane as well as over the crystal there are लॉलीपॉप या रैकेट शेप स्ट्रक्चर इक्वली स्पेस्ड है। तो ये मैंने यहां पर बनाया रैकेट शेप स्ट्रक्चर, इक्वली स्पेस्ड, कुछ ऐसा बनाया। जल्दी से बताइए मैंने रैकेट शेप स्ट्रक्चर इक्वली स्पेस्ड कैसा बनाया? अब बताओ तो सही, अभी अभी तो मैंने बोला ऐसा बनाया, फिर से पूछ रहा हूं कैसा बनाया? ऐसा। ठीक है, तो ये रैकेट शेप्ड इक्वली स्पेस्ड ऑक्सीसोम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑक्सीसोम। मैंने एक ऑक्सीसोम को बाहर निकाला, एक ऑक्सीसोम, और सिंगल ऑक्सीसोम हैज 3 पार्ट्स। एक होता है बेस, देन होता है नेक, और देन होता है हेड। एक ऑक्सीसोम के 3 पार्ट, एक को हम बोलते हैं बेस पार्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड F0 पार्ट। देन होता है नेक को हम बोलते हैं कुछ भी नहीं, नेक होता है, एंड देन देयर इज हेड को हम जो है नाम देते हैं F1 पार्ट। ऐसा क्यों नाम देते हैं? डजंट मैटर, F0। सो दिस होल स्ट्रक्चर को हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं, F0 F1 कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं। नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां पर जो बेस है इट इज एम्बेडेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, बेस इट इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन, base it is embedded in the inner membrane, whereas head and neck it protrude out, it is present out, it protrude out towards cytoplasm, ठीक है। और ये F1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, F1 पार्ट, द हेड पार्ट जो है टुवर्ड्स मैट्रिक्स, नॉट साइटोप्लाज्म, टुवर्ड्स मैट्रिक्स। ये जो F1 पार्ट है, इट हैज, दिस F1 पार्ट हैज ATP synthesis, this F1 part has ATP synthesis activity, thus it is also called ATP synthetase, ATP सिंथेटेज F0 F1 कलेक्टिवली बोला जाता है। F0 F1 में ATP सिंथेसिस का जो मेन F0 F1 स्ट्रक्चर में ATP बनाने वाला जो मेन स्ट्रक्चर है, जिसके पास मेन पावर है, वो F1 स्ट्रक्चर के पास है, इसलिए स्पेसिफाई किया। तो ATP सिंथेटेज एक्टिविटी किसके पास है? F1 के पास। ये एक मैंने जो है क्रिस्टे का पूरा स्ट्रक्चर। सो 10⁴, select 10⁵ all over the cristae as well as all over the inner membrane equally spaced there are racket या lollipop like structure, जिसको हमने ऑक्सीसोम बोला, जिसको हमने जो है एलिमेंट्री पार्टिकल बोला, जिसको हमने फर्नांडिस मोरन पार्टिकल बोला, जिसको हमने F0 F1 पार्टिकल बोला, जिसको हमने जो है ATP सिंथेटेज बोला। बताइए प्लीज, ये रहा ऑक्सीसोम के बारे में। इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं स्टोरी को आगे ले जा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ई है आउटर मेम्ब्रेन, ई है इनर मेम्ब्रेन और उसका इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे। ये यहां पर मैंने बनाया F0 द बेस पार्ट, देन द नेक एंड देन द हेड पार्ट ऑफ द ऑक्सीसोम। ठीक है, यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स। ज्यादा डिटेल में नहीं, कुछ हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं, जितना माइंड में जाने दीजिएगा। डिटेल में स्टोरी रेस्पिरेशन चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा। ये जो इंट्राक्रिस्टल स्पेस है, इंट्राक्रिस्टल स्पेस इट इज मेंट फॉर कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन, इट इज मेंट फॉर कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसे आया, बात की बात है। सो ये रहा इंट्राक्रिस्टल स्पेस, इंट्राक्रिस्टल स्पेस ड्यूरिंग ईटीएस, ड्यूरिंग ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, ड्यूरिंग ईटीएस हैज मोर कंसंट्रेशन, हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। और ये मैट्रिक्स में प्रोटॉन कंसंट्रेशन लेस होता है ड्यूरिंग ईटीएस। अब होगा क्या, प्रोटॉन वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इंट्राक्रिस्टल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन भी हम ले सकते हैं, उसी के साथ कंटिन्यूटी है। दिस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन वो आना चाहेगा इन द मैट्रिक्स, सो प्रोटॉन का होता है डिफ्यूजन। प्रोटॉन वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंट्राक्रिस्टल स्पेस से ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूज होता है इन द मैट्रिक्स। और जब प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन, नीड अटेंशन, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंट्राक्रिस्टल स्पेस में ज्यादा है, मैट्रिक्स में कम है, तो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूज होता है थ्रू F0, थ्रू F0 जो फॉर्म करता है एक टनल प्रोटीन के जैसा काम करता है। So F0 it helps in diffusion, it helps in diffusion of proton, it helps in diffusion of proton from space towards matrix, ठीक है, from space towards matrix। F0 it acts as टनल प्रोटीन के जैसा काम करता है, इट एक्ट्स एज टनल प्रोटीन। सो जब जो है मोर प्रोटॉन प्रेजेंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वाया F0 बाहर निकलता है इन द मैट्रिक्स, कोई भी पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब डिफ्यूज होता है तो इट रिलीजेस एनर्जी, और रिलीज्ड एनर्जी को यूज करता है F1 पार्टिकल। रिलीज्ड एनर्जी को ये जो F1 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीसोम है वो यूज करेगा, और वो रिलीज्ड एनर्जी को यूज करेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी बना लेगा। इसीलिए हम F0। सो एटीपी फॉर्मेशन कैसे बनेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक सिंगल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ऐड किया जाएगा और बन जाएगा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सोर्स ऑफ एनर्जी। एटीपी बनाने का काम करता है F1 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीसोम। F1 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीसोम को चाहिए एनर्जी मिला F1 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीसोम को ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्रॉम द स्पेस टुवर्ड्स द मैट्रिक्स थ्रू F0 पार्ट ऑफ ऑक्सीसोम। इसलिए हम F0 F1 को कलेक्टिवली एटीपी सिंथेटेज बोल सकते हैं, या जो है F1 को हाईलाइट करते हैं एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, इस F1 का एडीपी और आईपी को एनर्जी के थ्रू कंबाइन करके, एनर्जी कहां से मिल रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मोर प्रोटॉन फ्रॉम द स्पेस टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, यही प्रोटॉन एनर्जी रिलीज करते हैं। इस स्टोरी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाई एडीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है दो चीजें, एक तो इनर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेगा, वो बात की बात है। मेन एनर्जी फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, उसके पहले ऑक्सीडेटिव टर्म है, वो बात की बात है।
यहाँ पर समझिएगा एटीपी बनाया किसने, F0 F1 दोनों ने मिलके, इसलिए हमने कलेक्टिवली इनको एटीपी सिंथेटेज भी बोला। बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए, क्लियर है? क्लियर है? सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के बिलो जो है मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज ओवर द क्रिस्टे देयर आर इक्वली स्पेस्ड रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हमने ऑक्सीसोम बोला। ऑक्सीसोम के तीन पार्ट हैं जो है बेस, नेक और हेड। बेस प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में और नेक और हेड टुवर्ड्स मैट्रिक्स प्रोट्रूड आउट हो रहा है। जो है ऑक्सीसोम को हमने एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीसोम को हमने फर्नांडेज मोरान पार्टिकल F0 F1 कॉम्प्लेक्स नाम दिया। और ऑक्सीसोम का स्पेसिफिक फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए हम F0 F1 पार्टिकल को एनर्जी सिंथेसाइजिंग, एटीपी सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर, एटीपी सिंथेटेज भी नाम देते हैं। और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या एटीपी सिंथेटेज F0 F1 दोनों पार्ट में से चूज करने को है, किसको चूज किया जाए, तो एटीपी सिंथेटेज या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्पेसिफिकली F1 को क्रेडिट जाएगा। बताइए, अब बोलो तो सही, समझा कि नहीं? होल्ड करिएगा, मैं जो है एक बार सम अप करूंगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कुछ जो है हाईलाइट करते हुए मैं चल रहा हूं यहां पर। सो हियर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ रेफरेंस टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैंने फिनिश किया। कोई भी पॉइंट जो बाउंस गया हो पूछ लेना प्लीज, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं बात कर रहा हूं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो सबसे पहला फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन सुनिएगा प्लीज। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में जाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, दूसरे को हम बोलते हैं टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल। टीसीए साइकिल या इसको साइंटिस्ट के नाम पर क्रेब्स साइकिल नाम देते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी नाम देते हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इसको हम जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी नाम देते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 3 अलग अलग नाम को जस्टिफाई मैं चैप्टर जब आएगा तब करूंगा। ग्लाइकोलिसिस में होगा ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा पाइरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करूंगा? मैं इसको कन्वर्ट करूंगा पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में। 6 कार्बन का कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। सो यहां पर फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। यह प्रोसेस होगा इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। और इस प्रोसेस में हमें रिड्यूस्ड कंपाउंड मिलेगा ऑन द नेम ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हैविंग हाइड्रोजन। ठीक है, सो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हैविंग हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन है। नाउ ये जो पाइरुविक एसिड है, ये पाइरुविक एसिड जाएगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। पाइरुविक एसिड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंपाउंड है एसिटिल कोएंजाइम ए। पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। और फर्दर ये एसिटिल कोएंजाइम ए CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा। ये पूरा होता है रेस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर भी हमें मिलेगा NADH2 इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड कंपाउंड। यहां पर भी मुझे मिलेगा NADH2 रिड्यूस्ड कंपाउंड के नाम पर। एक और कंपाउंड मिलता है FADH2, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हैविंग हाइड्रोजन। और ये जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा मैट्रिक्स में।
ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा मैट्रिक्स में। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर मोस्ट फेमस सबस्ट्रेट लिया जाता है ग्लूकोज। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दो स्टेप में, कुछ पार्ट जो है साइटोप्लाज्म में हुआ, कुछ पार्ट हुआ जो है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ग्लूकोज को जब मैं कंप्लीट ऑक्सीडाइज करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो हमें रिड्यूस्ड कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं। और ये रिड्यूस्ड कंपाउंड NADH2 एंड FADH2 पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट अकर्स ओवर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें जो है पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीसोम भी। और दिस रिड्यूस्ड कंपाउंड ऑन द नेम ऑफ NADH2 और FADH2, रिड्यूस्ड कंपाउंड का होगा ऑक्सीडेशन। कैसे होगा, बात की बात है। रिड्यूस्ड कंपाउंड का होगा ऑक्सीडेशन, जिससे हम जो है एनर्जी ऑब्टेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP। 36 या 38 ATP कंडीशन डिपेंड। कौन सा कंडीशन डिपेंड होता है? 38 या 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्टेन होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया इट परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन। से मुझे याद आया, यूकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। इसको यूं बोलता हूं मैं, यूकैरियोटिक एरोबिक सेल है। यूकैरियोटिक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन अगर वही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है, जैसे ईस्ट हो गया, कुछ प्रोटोजोन्स हो गए, तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस कैरेक्टर है यूकैरियोटिक का। लेकिन एक्सेप्शन अगर मैं लेना चाहूं तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज फाउंड इन एरोबिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन एनारोबिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रहा है? एनारोबिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ईस्ट हो गए, कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं, बैक्टीरिया तो ऑलरेडी जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, तो ये एक मेन फंक्शन रहा। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इट इज इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इट इज इन्वॉल्वड इन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट फाइनली रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी मिल ऑफ द सेल नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बैटरी ऑफ द सेल नाम देते हैं। मेंशन करता हूं मैं, ठीक है। ले चलता हूं थोड़ा सा स्टोरी को आगे। मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन एरोबिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, aerobic eukaryotic organisms and absent in anaerobic eukaryotic organisms. Anaerobic eukaryotic organisms, for example few protozoans, primitive organism। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के सेल में फ्यू इन नंबर होगा, एनिमल सेल में मोर इन नंबर होगा, मैच्योर आरबीसी में नहीं होगा, एब्सेंट होगा। बैक्टीरिया या जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में भी एब्सेंट होता है। अगर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करे तब वहां पर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना। सो मैंने यहां पर क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया involved in production of energy, involved in production of energy in the form of ATP, thus also called powerhouse of the cell, energy mill of the cell, battery of the cell,
बताइए प्लीज, ये पॉइंट समझा। और माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे पार्टिसिपेट किया, मैंने थोड़ा सा जो है हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ा। वो क्या क्या मैंने बोल दिया, उस पर टेंशन नहीं लेने का। फाइनल उस स्टोरी का समअप है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो जो मैंने ग्लाइकोलिसिस, क्रिप्स और ईटीएस में थोड़ा थोड़ा पॉइंट मेंशन किया कैसे क्या होता है, तो थोड़ा जो है अगर माइंड में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में मैं बहुत 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 अच्छे से समझाऊंगा। टेंशन घेऊ नका, टेंशन मत लीजिए, चलता हूं आगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया का एक और फंक्शन मेंशन करते हैं। सेकंड फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म्स मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट या मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म मेटाबॉलिज्म ऑफ lipid slash fats. It performs beta oxidation of fatty acid. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिलकर बना होता है, तो उसमें जो फैटी एसिड कंपोनेंट है उसका बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। सो इट परफॉर्म्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये जो है थोड़ा बहुत हाईलाइट होगा अगेन रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में। हेडिंग का नाम रहेगा एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है। सो एम्फीबॉलिक पाथवे नहीं रहेगा, एम्फीबॉलिक पाथवे के आगे एक छोटा सा हाईलाइट किया जाएगा जहां पर जो है रेस्पिरेशन में फैट पार्टिसिपेट कर रहा है या कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है या प्रोटीन, कौन सा सबस्ट्रेट किस पाथवे के थ्रू रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वहां पर थोड़ा सा हाईलाइट होगा बीटा ऑक्सीडेशन। और एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो परफॉर्म्स elongation of fatty acid, elongation of fatty acid। फैटी एसिड ये एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। फैटी एसिड रिप्रेजेंट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के एलोंगेशन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन मेंशन करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स। Mitochondria it provide raw material, it provide intermediates for the synthesis of different biomolecules। मेंशन करता हूं यहां पर। So mitochondria provide intermediates या raw materials for synthesis of different other biomolecules, different compounds, ठीक है। जैसे कुछ कंपाउंड के नाम मेंशन करते हैं, CAPS कैप्स में हो गया क्लोरोफिल और साइटोक्रोम कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल। ए से हो गया अल्कलॉइड, एक कंपाउंड है सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिप्रेजेंट करता है उसके लिए। पी से जो है पिरिमिडीन हो गया, पिरिमिडीन ये केमिकल कंपाउंड है। और स्टेरॉइड्स इन सब के लिए। अच्छा, ए से अमाइनो एसिड्स के लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऐसे इंटरमीडिएट बनते हैं जो यूज होते हैं इन सब के सिंथेसिस में। ये हाईलाइट होगा एम्फीबॉलिक पाथवे में। रेस्पिरेशन तो प्योर कैटाबॉलिक पाथवे है जहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ग्लूकोज को ब्रेक करने से जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिलते हैं, इंटरमीडिएट मटेरियल मिलते हैं, उनसे हम अदर बायोमॉलिक्यूल को भी सिंथेसाइज करते हैं। वो कौन कौन से रेस्पिरेशन में जो है प्रोड्यूस्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड है और उन इंटरमीडिएट कंपाउंड से कौन कौन से अदर कंपाउंड बनते हैं, ऑन द नेम ऑफ दीज हम एम्फीबॉलिक पाथवे के थ्रू समझ लेंगे। वेल, यहां पर याद रखने पॉइंट ऑफ व्यू,
माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू आउट रेस्पिरेशन प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे रॉ मटेरियल भी रिलीज करता है जो इन सब के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में, फैट के मेटाबॉलिज्म में। बताइए प्लीज, दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन, देन उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का वन बाय वन डिटेल एक्सप्लेनेशन और फंक्शन की बात हो गई। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नीड योर अटेंशन। यहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिज्म या एनर्जी प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है। तो एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ज्यादा होता है, मैट्रिक्स का एरिया कम होता है। इनएक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कम होता है और मैट्रिक्स का एरिया ज्यादा होता है। मैं क्या बोल गया, क्या बोल गया, थोड़ा देखते हैं। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव है, उस कंडीशन में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक्सपांड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इनएक्टिव स्टेज में है, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, उस कंडीशन में इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एक्सपांड होता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव है उस समय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये श्रिंक होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन श्रिंक होता है। क्रिस्टे दे आर प्रेजेंट नियर टू ईच अदर, क्रिस्टे एक दूसरे के पास में होते हैं और इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल होते हैं दे आर आल्सो क्लोजली एसोसिएटेड। तो यहां पर दिस रिप्रेजेंटिंग इनएक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर क्रिस्टे दे आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, एज वेल एज ऑक्सीसोम्स भी दूर दूर प्रेजेंट है। और एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे एज वेल एज ऑक्सीसोम्स दे आर क्लोजली एसोसिएटेड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर या इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स भी पास पास में होते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, और ध्यान ही तो देना है, वो भी कहां देना है पता चला, यहां देना है। ध्यान दीजिए तो सही, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनएक्टिव या रेस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। इनएक्टिव या रेस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन इट इज एक्सपांडेड, इनर मेम्ब्रेन इट इज एक्सपांडेड। तो क्या मैं बोलूं, ये जो मैट्रिक्स का एरिया है ये लार्ज है, वेयर एज आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है वो थोड़ा कम, लेस है। तो यहां पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इट इज नैरो या लेस, ठीक है। वेयर एज मैट्रिक्स या इनर चैम्बर भी इसको बोलते हैं हम लोग, इनर एक्वस चैम्बर, मैट्रिक्स इट इज ब्रॉड या मोर, ठीक है। और सुनिएगा, यहां पर क्रिस्टे एंड ऑक्सीसोम्स, क्रिस्टे एंड ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट अवे, ठीक है। जो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, दे आर जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। एक क्रिस्टे दूसरे क्रिस्टे से, एक ऑक्सीसोम दूसरे ऑक्सीसोम से थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। नीड योर अटेंशन, ये मैंने रिप्रेजेंट किया एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी की जरूरत ज्यादा है एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इनर मेम्ब्रेन, नीड योर अटेंशन, जल्दी से ध्यान दीजिएगा यहां पर, इनर मेम्ब्रेन it is constricted, inner membrane it is constricted, so cristae and oxysomes are closely associated या they are closely present, ठीक है। और यहां पर ये जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, it is broad,
और ये जो मैट्रिक्स है नैरो है, मैट्रिक्स इट इज नैरो। ठीक है। सो ऑक्सीसोम पास में रहेंगे, क्रिस्टे पास में रहेंगे, ऑक्सीसोम पास में रहेंगे तो प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा। ये फ्यूचर में जो है हम समझेंगे। जो है ईटीएस होता है, दो क्रिस्टे के बीच में, आई नीड योर अटेंशन, जो है कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूं, समझने का ट्राई करिएगा। दो क्रिस्टल के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, यूबीक्विनोन, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जितना क्लोजली एसोसिएटेड होंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट बिटवीन टू ऑक्सीसोम, जितना क्लोजली एसोसिएटेड होंगे ऑक्सीसोम, उतना ही रैपिड प्रोसेस होगा। और जो है यहां पर दो ऑक्सीसोम के बीच में साइटोक्रोम बी, C1, साइटोक्रोम A3, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, यूबीक्विनोन एक्सेट्रा। जो इनर मेम्ब्रेन या ऑक्सीसोम पर दो जो है टू ऑक्सीसोम के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर, पॉइंट समझ में रहा, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है अगर दूर दूर होंगे तो स्लो प्रोसेस होगा। सो मैं बोल सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनएक्टिव या रेस्टिंग स्टेज में है। इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स ऑन द नेम ऑफ यूबीक्विनोन, साइटोक्रोम एक्सेट्रा पास पास में है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीसोम भी पास पास में है, तो एनर्जी प्रोडक्शन रैपिड फेज मोड में होगा। क्या मैं बोलूं, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड रेस्टिंग स्टेज और जो है एक्टिव स्टेज में क्या कंडीशन है। यहां पर जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है जो है एक्सपांडेड इनर मेम्ब्रेन, श्रिंक्ड इनर मेम्ब्रेन, नैरो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ब्रॉड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ब्रॉड मैट्रिक्स और नैरो मैट्रिक्स। क्लोजली एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, the electron carrier molecules, they are far away from each other, and the electron carrier molecule as well as crystal as well as oxysome, they are closely associated। बात समझा कि नहीं? ये दो केस था, इनएक्टिव और एक्टिव स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट। अब वाला पॉइंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, सुनिए अटेंशन आपका खुद ब खुद आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल विद इन सेल टाइप का सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट विद इन यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या बोल डाला समझते हैं? अब तो ध्यान दोगे ना? ध्यान दीजिए, बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं, थोड़ा आगे ले चलते हैं। आगे ले चलने के लिए माइंड को थोड़ा बहुत पीछे ले जाओ, थोड़ा बहुत पीछे ले जाओ। प्रोकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज को याद करो। प्रोकैरियोटिक सेल में जो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल किया था तो वहां पर बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में होता है प्रेजेंस ऑफ पोरिन, प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है न्यूक्लियोइड सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है 70S राइबोसोम और उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए। कुछ वैसा ही तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ना। तो समझिएगा, ई है माइटोकॉन्ड्रिया, ई का है माइटोकॉन्ड्रिया। समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा। ई है माइटोकॉन्ड्रिया और मैंने ये कंसीडर किया है, ये है बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, ये मेसोसोम हो गया, ये जो है सेल मेम्ब्रेन हो गया। समझिएगा। सो ये यहां पर तो नाम दिया है मैट्रिक्स और ये यहां पर नाम दिया है मैंने साइटोप्लाज्म। सो यहां आई नीड योर अटेंशन, पोरिन्स का प्रेजेंस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस रिप्रेजेंट पोरिन प्रोटीन, लार्ज ट्रांसमेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन जिसके पास पोर होता है, और पोरिन का प्रेजेंस होता है सेल वॉल में भी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लैंग्वेज में पोरिन्स का प्रेजेंस होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में। यहां जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए रिच इन G ट्रिपल बॉन्ड C। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए रिच इन G ट्रिपल बॉन्ड C। प्रोकैरियोटिक सेल दिस माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होता है 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स। सेम स्टोरी तो यहां पर भी है, समझिएगा प्लीज। ये है
सर्कुलर डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जी ट्रिपल बॉन्ड सी रिच होता है। इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए भी बोल सकते हैं। नीड योर अटेंशन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है ये भी हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होता है। और यहां पर भी है न्यूक्लियोइड डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। और मैं प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल में बोल चुका हूं, ये भी जी ट्रिपल बॉन्ड सी रिच होता है। ई यहां पर है 70S राइबोसोम, ई यहां पर भी है 70S राइबोसोम, यहां पर भी है 70S राइबोसोम, यहां पर भी है mRNA, rRNA, tRNA, और यहां पर भी है mRNA, rRNA, tRNA। थोड़ा देखिए स्ट्रक्चरली सिमिलर तो दिख रहे हैं ना। ये मैंने बोला है माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहां पर मैंने बोला है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। So both mitochondria and prokaryotic cell they are showing similarities। बात कुछ यही, थोड़ा एक स्टोरी के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं, समझने का ट्राई करिएगा। एक स्टोरी मे भी राइट हो सकता है, मे भी समझने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इस स्टोरी का थोड़ा बहुत हाईलाइटिंग जो है एवोल्यूशन चैप्टर 12th में जूलॉजी में भी आएगा। ये कुछ बात है 4600 मिलियन ईयर एगो की, ये कुछ 4600 मिलियन ईयर एगो। सुना होगा आप लोगों ने बिग बैंग थियरी हुआ था, जहां पर अर्थ ओरिजिनेट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ बॉल ऑफ फायर फ्रॉम द सन। सुना होगा इनिशियली अर्थ जो है हॉट था, धीरे धीरे जो है अर्थ कूल होता गया, कूल होता गया, कूल होता गया। बात समझिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आज के जमाने में मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूं ना, ये एक्चुअली पुराने जमाने में इनिशियली ओरिजिन ऑफ अर्थ के समय में जब जो है अर्थ सुटेबल हुआ ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उस जमाने का फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया था। बात समझिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया इट वाज फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया इनिशियली, एरोबिक बैक्टीरिया। और बताओ तो सही, मैं इसको बैक्टीरिया क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बैक्टीरिया आज के बैक्टीरिया से सिमिलरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो इनिशियली द माइटोकॉन्ड्रिया वाज फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया। ये यहां वहां जहां तहां अर्थ पे भटक भटक के जो है ग्लूकोज ऑब्टेन कर रहा था डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, और रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा था, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी कंसिडर्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेटरी मटेरियल ग्लूकोज को ब्रेक करके, थोड़ा समझिएगा, मैं कंसिडर कर रहा हूं ये एक यूकैरियोटिक सेल है। जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी में समझा रहा हूं। उसी समय जिस समय माइटोकॉन्ड्रिया फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया के फॉर्म में यहां वहां जहां तहां कहां कहां अर्थ पे जो है स्क्रॉल कर रहा था, उसी समय आया यूकैरियोटिक सेल। उसी समय मैं कंसीडर कर रहा हूं यूकैरियोटिक सेल असेंबली होके बना होगा, यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट होगा। यूकैरियोटिक सेल के पास इनिशियली एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम नहीं था। यूकैरियोटिक सेल के पास इनिशियली एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम नहीं था। यूकैरियोटिक सेल को किसी ने बोला, अरे बाजू में एक जो है एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है, जिसको ग्लूकोज मिल जाता है तो वो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों ना यूकैरियोटिक सेल भाई साहब आप उसको इनवाइट करो, आपके साथ वो एसोसिएट हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल ने इस फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, पुराने जमाने वाला, अभी तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो पुराने जमाने वाला एरोबिक बैक्टीरिया था, जो यूकैरियोटिक भाई साहब ने इसको कॉल किया, तो जो है कॉल किया एरोबिक बैक्टीरिया को। यूकैरियोटिक भाई साहब ने बोला, मुझे पता चला है अगर आपको ग्लूकोज मिल जाए तो आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हो। एरोबिक बैक्टीरिया ने बोला, हाँ बात तो सही है, आपको सही जो है इंफॉर्मेशन मिला है। तो यूकैरियोटिक ने बोला, मेरे पास एक डील है, मेरे पास एक खूबसूरत प्यारा सा डील है, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। यूकैरियोटिक दिस एरोबिक बैक्टीरिया, इनिशियली जो एरोबिक बैक्टीरिया था, बोला जल्दी से बताओ क्या डील है। यूकैरियोटिक सेल ने बोला, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आप यहां वहां अर्थ पे जो है अर्थ पे रोटेट करते, अर्थ पे जो आप यहां वहां भटक के ऑब्टेन कर रहे हो। मेरे साइटोप्लाज्म में तो भर भर के ग्लूकोज है,
आइए मेरे अंदर एंट्री मारिए, मैं आपको जो है ग्लूकोज प्रोवाइड कर दूंगा, ग्लूकोज यूज करके आप अपना जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है मुझे भी एनर्जी दे दीजिएगा, मेरे भी काम में आ जाएगा। सो एरोबिक बैक्टीरिया ने बोला डील तो अच्छा है, मुझे टोटल जो है -0 सेकेंड का टाइम दीजिए, मैं सोचता हूं, और बोला डील डन। ये जो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया था ये इंटर कर गया, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया इंटर कर गया इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। और जब कोलिकर, अल्टमैन और सी बेंडा ने डिस्कवर किया यूकैरियोटिक सेल में इसको, तो उनको नहीं पता था कि अरे ये तो पुराने जमाने वाला एरोबिक बैक्टीरिया है, नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया, नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये जो स्टोरी था इस स्टोरी को हम एंडोसिम्बायोटिक थियरी बोलते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थियरी के अकॉर्डिंग एज माइटोकॉन्ड्रिया मच मोर रिजेंबलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थियरी द माइटोकॉन्ड्रिया इट वाज इनिशियली ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ, एट दैट टाइम द माइटोकॉन्ड्रिया वाज फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया एंड during course of evolution that free living aerobic bacteria symbiotically associate हो गया with the eukaryotic cell, और एक बार ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट हुआ यूकैरियोटिक सेल के साथ, तो ये थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होता गया और परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया एरोबिक बैक्टीरिया इन द यूकैरियोटिक सेल। बाद में इसी एरोबिक बैक्टीरिया को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पर 1886 में डिस्कवर किया गया। So this mitochondria it represent inside the eukaryotic cell symbiotically living aerobic bacteria। और कैसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी साइंटिस्ट के दिमाग में क्यों आया कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलें, क्योंकि स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है ना, मेंशन करते हैं, बात समझ में आया, मेंशन करते हैं। ले चल रहा हूं बात को, आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया have similarities in terms of presence of purines, circular double strand DNA, G triple bond C rich, 70S ribosome, and all kind of RNAs, mRNA, rRNA and tRNA. Thus, according to endosymbiotic theory, the mitochondria it was initially an aerobic bacteria, free living aerobic bacteria. So, according to endosymbiotic theory, mitochondria was free living aerobic bacteria initially, and due course of evolution this bacteria get symbiotically associated with eukaryotic cell and become permanent structure, permanent structure, ठीक है, of eukaryotic cell, ठीक है। So this represent endosymbiotic aerobic bacteria, mitochondria represent endosymbiotic aerobic bacteria। मेंशन करते हैं कुछ पॉइंट। सो मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया इट इज एंडोसिम्बायोटिक
एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इट रिप्रेजेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ऑल्सो कॉल्ड सेल विद इन सेल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इट इज कॉल्ड, इट रिप्रेजेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया, इट रिप्रेजेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल present within eukaryotic cell, eukaryotic cell। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद का आरएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सो माइटोकॉन्ड्रिया एज कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए, दस मच मोर ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज कर सकता है मच मोर ऑफ देयर ओन प्रोटीन एंड एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया बाय यूजिंग इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए खुद बना सकता है। For some protein and enzymes, माइटोकॉन्ड्रिया वो न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के डीएनए पर डिपेंड है, यूकैरियोटिक पर डिपेंड है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, हाफ सेल्फ कंट्रोल्ड सेल ऑर्गेनेल भी नाम देते हैं। मेंशन किया जाए प्लीज। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड, बात समझिएगा, also called semi autonomous cell organelle, as with the help of its own DNA, 70S ribosome and RNA, it is capable of synthesizing, few of its own proteins and enzymes, and for rest of compounds, it depends on main cell। ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए, इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर डीएनए। अपने डीएनए को यूज करके कुछ ना कुछ प्रोटीन और एंजाइम खुद के लिए बना सकता है। रेस्ट ऑफ, सो आधा काम तो खुद कर दे रहा है, आधे काम के लिए यूकैरियोटिक सेल पर डिपेंड है, इसलिए हमने इसको हाफ, सेमी म्हणजे हाफ, ऑटोनॉमस म्हणजे सेल्फ कंट्रोल्ड, सेमी ऑटोनॉमस हाफ सेल्फ कंट्रोल्ड सेल ऑर्गेनेल भी नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं पता चला, बहुत सारा काम खुद कर सकता है ना। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास 80S राइबोसोम है, और साइटोप्लाज्म में भी उसका राइबोसोम होता है। तो यूकैरियोटिक सेल अपना काम तो खुद कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन डीएनए excluding the main DNA, eukaryotic DNA, mitochondria, though it is living inside the eukaryotic cell, it carries its own DNA, its own ribosome, its own RNA। खुद का कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। ठीक है, पॉइंट समझा। एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, एक पॉइंट मेंशन कर रहे हैं यहां पर, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट या फॉर्म्ड by process of binary fission, in pre-existing mitochondria, during G2 phase of cell cycle।
मैं आपको जो है जब सेल साइकिल में G1 S G2 फेज आएंगे, बातें करेंगे, तो वहां पर मैं इसको फिर से हाईलाइट करूंगा। सो नया माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फिजन के थ्रू बनता है। बताइए प्लीज, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया समझ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एंडो मतलब इनसाइड, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, जहां पर दोनों को बेनिफिट हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोटिक कैसे हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया है जो यूकैरियोटिक सेल के साथ एसोसिएटेड है। यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ रॉ मटेरियल दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बदले में जो है यूकैरियोटिक सेल के फंक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करके दे रहा है। एंडोसिम्बायोटिक स्ट्रक्चर नाम दिया। स्टोरी समझा? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, क्यों साइंटिस्ट का माइंड गया इसको बैक्टीरिया बोलने के लिए, वो भी मैंने मेंशन कर दिया, और ओरिजिन मेंशन कर दिया। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के नाम पर पहला सेल ऑर्गेनेल ऑन द नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी मिल या बैटरी ऑफ द सेल, सारी बातें मैंने क्लियर किया। मेम्ब्रेन में दोनों मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से स्पेशल कंपाउंड प्रेजेंट है, देन मैट्रिक्स, देन ऑक्सीसोम, सारी बातें। बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, थोड़ा कुछ तो बोलो, अब बोल दो ना जरा, चले आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं इतनी ही बातें कर रहा हूं। इस लेक्चर में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पिक करूंगा, वो भी डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड है, दैट इज प्लास्टिड, जो प्लांट सेल का स्पेशल कैरेक्टर है, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। फिलहाल के लिए छोटा मोटा खोटा लॉजिकल रीजनेबल डाउट माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आए, कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करके पूछना। डिटेल में सारे पॉइंट को कवर करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश किया। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।